भैया बहनों को अध्याय 16 कक्षा द्वादश में हम पढ़ेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में 5 अंक का एक प्रश्न आना है। महत्वपूर्ण इकाई है यह, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में सीधे 5 नंबर लेना है। तो पहला प्रश्न बनता है, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखाचित्र कीजिए। बनाइए मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखाचित्र। तो मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखाचित्र खींचिए। इस प्रकार से है, ये दिख रहा है चित्र आपको। इसको नामांकित करने के लिए करेंगे हम, सबसे पहले बाहर से चलते हैं। यह है कवक झिल्ली, है ना, कवक झिल्ली। कवक झिल्ली के बाद में होता है बाह्य पतली सफेद झिल्ली। पतली सफेद झिल्ली के बाद तीसरे नंबर पे आता है गाढ़ी सफेद झिल्ली। फिर गाढ़ी सफेद झिल्ली के इधर में देखिए वायुकोश, ये होता है कवक झिल्ली, ये होती है ना, कवक। और फिर आता है नंबर तीसरे इसका आंतरिक पतली झिल्ली, सफेद झिल्ली, ये आंतरिक है। और ये इस प्रकार के धागे नुमा होते हैं, ये होते हैं बीजांडकोश, बीजांडकोश। और ये होता है पीतक। तो यह हो गई अंडे की आंतरिक संरचना का रेखाचित्र। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसी का विवरण है, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब यह आंतरिक संरचना का वर्णन दिया हुआ है। तो नई भी अगर पूछे तो भी इसमें ये चित्र बनाना है। अगर ये चित्र बन जाता है तो ये इसका वर्णन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी का पूरा वर्णन इसमें करना है। तो मुर्गी के अंडे की आंतरिक बनावट निम्न 3 भागों में पूरी होती है। एक सेल, कवक एवं झिल्ली। देख रहे हैं सेल, कवक, झिल्ली कितनी सारी है। बाह्य पतली कवक, है ना, ये गाढ़ी सफेद झिल्ली, आंतरिक सफेद झिल्ली, कवक झिल्ली, फिर इधर कवक झिल्ली। तो ये होता है सेल, कवक और झिल्लियाँ। दूसरा होता है एल्ब्यूमिन और तीसरा होता है जर्दी या योक। ये होता है पीतक को योक बोलते हैं। तो सेल कवक अंडे का बाह्य अथवा कठोर आवरण होता है। ये कवच जो बाह्य कवच है काय का होता है, ये कठोर आवरण का। ठोस लगता है हमें अंडे को पकड़ो तो। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काय का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो सफ़ेद दिखाई देती है झिल्ली, वो काय की होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कई लोग उसे जलाते भी है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट कार्य करता है। का बना होता है। यह अंडे के कुल वजन का लगभग 11% होता है। कुल वजन का कितना? 11%। कवक के भीतर एक झिल्ली स्थित होती है। ये ऊपरी जो कवक है इसके अंदर एक ये वाली झिल्ली स्थित होती है, होती है जो अंडे के मुलायम भाग को घेरती है। क्या करती है यह झिल्ली? अंडे के मुलायम भाग को घेरती है। अब सेल झिल्ली के नीचे तथा योक के बाहरी स्थान के बीच उजले रंग के पदार्थ को सफेदी या एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये जो योक है, ये योक के बाहरी भाग को, है ना, क्या करते हैं? एक सफेद झिल्ली बाहरी भाग या स्थान के बीच उजले रंग के पदार्थ को
सफेदी या एल्ब्यूमिन कहते हैं। सफेदी 3 विभेदीकृत स्तरों से बनी होती है। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य पतली झिल्ली, बाह्य पतली सफेदी, उसके निचले, ये देख रहे हैं बाह्य सफेदी झिल्ली, ये बाह्य सफेदी झिल्ली, उसके नीचे स्तर को इस प्रकार से अंडे सेती है मुर्गी, स्तर को गाढ़ी सफेद एवं सबसे भीतरी स्तर को आंतरिक पतली सफेदी कहते हैं। सफेद अंडे का लगभग 57% भाग बनाती है। सफेदी अंडे का लगभग कितना? 57% भाग बनाती है। सफेदी यolk का बाहरी आवरण बनाती है। यolk अंडे के केंद्र में स्थित पीला भाग है। जो यolk होता है अंडे के बीचों बीच में, ये वाला भाग पीतक जिसको कहते हैं, है ना, ये पीला होता है, इसलिए इसको पीतक लिखा हुआ है। उसका सही नाम yolk है। पीला भाग है जिसमें मादा जनन कोशिका तथा खाद्य पदार्थ का भंडार पड़ता है रहता है। yolk अंडे में वृद्धि कर रहे भ्रूण को भोजन उपरांत, यहाँ क्या लिखना है, उपरांत भोजन उपस्थित करता है। क्या करता है? भोजन, उपरांत नहीं है, उपस्थित, उपस्थित करता है। yolk अंडे में क्या करता है? अंडे में वृद्धि कर रहे भ्रूण भोजन उपस्थित करता है। yolk अंडे का लगभग 32% भाग बनाता है। अब मुर्गी के अंडे का रासायनिक संगठन बताइए। तो मुर्गी के अंडे का रासायनिक संगठन, मुर्गी के अंडे का खाद्य रासायनिक संगठन निम्न प्रकार का होता है। पहला, जल कितना होता है अंडे में? 72%। दूसरा, प्रोटीन होता है 13%। फिर तीसरा, वसा होती है 14%। और चौथा, लवण होता है 1%। पांचवा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, थायमिन, राइबोक्लेविन, निकोटीन अम्ल तथा विटामिन ए पाए जाते हैं 0.5%। तो इस प्रकार से यह हुआ अंडे का खाद्य रासायनिक संगठन। अतः अंडे का पौष्टिक भोजन मान काफी ऊंचा होता है। अंडे का पौष्टिक मान काफी ऊंचा होता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, कृत्रिम ब्रूडिंग के लाभ लिखिए। तो कृत्रिम ब्रूडिंग के लाभ कौन कौन से हैं? कृत्रिम ब्रूडिंग क्या चीज है? देखिए पहले, कृत्रिम ब्रूडिंग का तात्पर्य चूजों को बिना मुर्गी की सहायता के पालने पोसने से है। कृत्रिम ब्रूडिंग में क्या होता है? चूजों को बिना मुर्गी के, यहाँ देख रहे हैं हम, ये मुर्गी अपने अंडों को से रही है, ये प्राकृतिक ब्रूडिंग है। अब हम चर्चा कर रहे हैं काय की? कृत्रिम ब्रूडिंग की। कृत्रिम ब्रूडिंग में मुर्गी की सहायता के बिना ही चूजों को पालने पोसने से। विकसित देश में व्यापक पैमाने पर चूजों को कृत्रिम विधि द्वारा पाला जाता है। विकसित जो देश होते, थोड़े से चूजे रहे तो उनको मुर्गी पाल पोस सकती है। और हालांकि उसमें प्राकृतिक जो ब्रूडिंग होती है उसमें हानि बहुत अधिक होती है। एक तो अंडे भी आधे फूटते आधे नहीं फूटते,
फिर चूजे भी जो होते हैं वो आधे बचते आधे नहीं बचते, तो इसमें जो मुर्गी पालक है वह लास्ट में जाता है। और कृत्रिम ब्रूडिंग जो होती है, उस कृत्रिम ब्रूडिंग में जितने अंडे रखे वे सब के सब चूजे निकलते हैं, यानी लास्ट जरा भी नहीं होता है। फिर जितने भी चूजे निकले वे सब स्वस्थ रहते हैं। तो यह होती है कृत्रिम ब्रूडिंग विधि द्वारा पाला जाता है। कृत्रिम ब्रूडिंग से निम्नलिखित लाभ है। कौन से? पहला, चूजों को हर मौसम में साल भर पाला जा सकता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर चूजा पालन के लिए कृत्रिम विधि ही अपनाई जाती है। यह हुआ कड़कनाथ। कौन सा है? कड़कनाथ नस्ल। उपयुक्त होती है। तीसरा लाभ क्या होता है कृत्रिम ब्रूडिंग से? स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को विनियमित रखा जा सकता है। स्वच्छता अच्छी रहती है। तापमान को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। हम देखते हैं प्राकृतिक ब्रूडिंग में टेम्परेचर कभी गर्मी होने लग जाती, कभी बादल आ जाते, कभी पानी गिरता, ये प्रभाव पड़ता है ब्रूडिंग पर। और कृत्रिम ब्रूडिंग में तापमान को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। चूजों को समुचित आहार एवं पानी संतुलित डोज के अनुसार दिया जा सकता है। चूजे जब निकलते हैं तो उन्हें समुचित आहार एवं पानी संतुलित डोज के आधार पर दिया जा सकता है। छठवां, बड़े पैमाने पर ब्रूडिंग करने से प्रति चूजा व्यय कम पड़ता है। प्रति चूजा व्यय बड़े पैमाने पर अगर हम ब्रूडिंग करते हैं तो व्यय कम पड़ता है। कम पैमाने पर करेंगे तो ये रासायनिक विधि है, ये महंगी पड़ेगी। ज़्यादा संख्या में करेंगे तो कम पड़ेगा। धन्यवाद। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रणाम सभी भैया बहनों।